हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑफिस रूल गाइड। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का एमसीक्यूज वीडियोस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न वाइज एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 के एमसीक्यूज कंपैरेटिवली सिंपल लेवल के हैं, लेकिन इनका पैटर्न ऐसा रखा गया है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका कंडक्ट रूल्स का रिवीजन भी हो जाए। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेते हैं तो कंडक्ट रूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कंडक्ट रूल्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जरूर देखिए। इससे एमसीक्यूज के आंसर्स के साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 नॉट अप्लाई। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 किन लोगों पर अप्लाई नहीं होते? ऑप्शन है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, सिविलियंस इन डिफेंस सर्विस, मेंबर्स ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स टेम्पोररीली ट्रांसफर टू अ पोस्ट अंडर द यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेंबर्स ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स के लिए सेपरेट कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 2 का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर विद रीजन जरूर मेंशन कीजिएगा। और हो सके तो मैं कुछ दिन में सही आंसर पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। और बाकी आगे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 पे अब। विच रूल स्पेसिफाइज दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। किस रूल में कहा गया है कि गवर्नमेंट रूल को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है? रूल 3(1) का 3, 7 या 11 या रूल 5? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूल 3(1) का 7। रूल 3(1) का 7 कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने ऑफिशियल कंडक्ट में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। Under Rule 3(2), if a government servant receives an oral direction from a superior, what is the required action? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने सुपीरियर से कोई ओरल डायरेक्शन मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, रिटन ऑर्डर आने तक इग्नोर करना चाहिए। ऑप्शन बी है, एज अर्ली एज पॉसिबल रिटन कंफर्मेशन लेना चाहिए। ऑप्शन सी है, इमरजेंसी में रिटन कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। ऑप्शन डी, सिर्फ सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एज अर्ली एज पॉसिबल रिटर्न कंफर्मेशन सीख करना है। रूल 3(2) के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डायरेक्शंस ऑर्डिनरली रिटर्न में ही होनी चाहिए और ओरल डायरेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। लेकिन अगर ओरल डायरेक्शन अनअवॉइडेबल हो, इमरजेंसी में दे दिया गया है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को उस डायरेक्शन का रिटर्न कंफर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल सीख करना चाहिए। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सुपीरियर ऑफिसर का भी ड्यूटी है कि ओरल डायरेक्शन को रिटर्न में कंफर्म करे। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ रूल 3, अ सर्वेंट इज डीम्ड टू बी लैकिंग इन डिवोशन टू ड्यूटी इफ दे। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को लैकिंग इन डिवोशन टू ड्यूटी कब डीम्ड किया जा सकता है? ऑप्शन है, फेल टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, participate in a peaceful strike, habitually fail to perform assigned tasks within the set time and expected quality, criticize government policy in a private capacity। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैबिचुअली। मतलब हैबिचुअली असाइन वर्क को प्रिस्क्राइब टाइम और एक्सपेक्टेड क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट ना करने पर। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बार बार अपना असाइन वर्क प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर और एक्सपेक्टेड क्वालिटी के साथ कंप्लीट नहीं करता है तो उसे लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी माना जा सकता है। Which of the following is explicitly included in the definition of workplace under Rule 3C sexual harassment? Rule 3C के अंदर वर्कप्लेस की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है? ऑप्शन है, ओनली द ऑफिशियल ऑफिस बिल्डिंग, अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस, अ प्राइवेट व्हीकल नॉट यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क, ओनली गवर्नमेंट ओन्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। इसका करेक्ट इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस, मतलब जहां आप रहते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वर्कप्लेस का मीनिंग सिर्फ आपका ऑफिस रूम या गवर्नमेंट बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है। रूल्स में वर्कप्लेस की डेफिनेशन ब्रॉडर है और ड्वेलिंग प्लेस और हाउस भी स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में वर्कप्लेस के स्कोप में आ सकता है। इसलिए सिर्फ ये सोचना कि ऑफिस में हुआ तभी वर्कप्लेस होगा, ये करेक्ट अप्रोच नहीं है। रूल 3C का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वर्कप्लेस पर वुमेन की डिग्निटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना। अब आता है क्वेश्चन 7 पर। Under Rule 4,
A class 1 officer must obtain previous sanction before allowing a dependent to accept employment in any company having, मतलब रूल 4 के अकॉर्डिंग क्लास 1 ऑफिसर को डिपेंडेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रीवियस सैंक्शन कब लेना होता है? तो ऑप्शन है एनी बिजनेस इन इंडिया, ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट, मोर देन 100 एम्प्लॉइज, हेडक्वार्टर्स लोकेट इन फॉरेन कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। रूल 4 का पर्पस बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना है। अगर डिपेंडेंट किसी ऐसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर रहा है जिसका गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल डीलिंग है या गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिस के साथ ऑफिशियल डीलिंग हो, तो प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रीवियस सैंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज कंसिडर्ड यूजिंग इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन अंडर रूल 5? रूल 5 के अकॉर्डिंग यूजिंग इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन का एग्जांपल क्या है? ऑप्शन है कास्टिंग अ वोट इन एन इलेक्शन, assisting in the conduct of an election as part of official duty, displaying an electoral symbol on a personal vehicle or residence, failing to report a family failing to report a family member's political activity। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रल सिंबल डिस्प्ले करना। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, गवर्नमेंट सर्वेंट का वोट करना प्रोहिबिटेड नहीं है। रूल 5 का प्रोविजन गवर्नमेंट सर्वेंट को वोटिंग से नहीं रोकता, लेकिन इलेक्शंस में किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कैनवासिंग, इन्फ्लुएंस या इलेक्ट्रल सिंबल डिस्प्ले करना रेस्ट्रिक्शन के अंडर आ सकता है। और ऑप्शन बी भी केयरफुली देखिए, अगर इलेक्शन कंडक्ट करना ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। इसलिए एग्जाम में वोट करना और पॉलिटिकल एक्टिविटी कैनवासिंग को कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन 9 है, रूल 7 मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। रूल 7 में डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स के बारे में रूल्स मेंशन्ड है। तो रूल 7 प्रोहिबिट्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम रिसोर्टिंग टू और अबेटिंग एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, और मतलब रूल 7 गवर्नमेंट सर्वेंट को स्ट्राइक या उसको अबेट करने के साथ किस चीज से प्रोहिबिट करता है? ऑप्शन है प्राइवेट ट्रेड, फिजिकल ड्यूरेस और कोअर्सन इन सर्विस मैटर्स, मेंबरशिप इन अ स्पोर्ट्स क्लब, क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिजिकल ड्यूरेस और कोअर्सन इन सर्विस मैटर। फिजिकल ड्यूरेस और कोअर्सन मतलब जबरदस्ती, दबाव या फिर मजबूर करना। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस मैटर्स में स्ट्राइक या जबरदस्ती या प्रेशर का यूज नहीं करना चाहिए। ये रूल डिसिप्लिन और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 है, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशेस अ बुक इन अ पर्सनल कैपेसिटी, रूल 8 दे मस्ट, मतलब ये रूल 8 का क्वेश्चन है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सनल कैपेसिटी में कोई बुक पब्लिश करता है तो रूल 8 के अकॉर्डिंग क्या मेंशन करना होता है? ऑप्शन है ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट क्लियरली दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड आर देयर ओन एंड नॉट द गवर्नमेंट, सबमिट द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सेंसरशिप टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ओनली यूज अ pseudonym। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट क्लियरली दैट व्यूज एक्सप्रेस्ड आर देयर ओन एंड नॉट द गवर्नमेंट्स। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पब्लिकेशन करता है तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो व्यूज एक्सप्रेस किए गए हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल व्यूज नहीं है। इसका पर्पस ये है कि पर्सनल ओपिनियन को गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड समझकर कंफ्यूज ना हो। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डन इन अकॉर्डेंस विद विच एक्ट? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते वक्त रूल 11 के अकॉर्डिंग किस एक्ट को फॉलो करना होता है? ऑप्शन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रीली शेयर कर सकता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते वक्त एप्लीकेबल रूल्स एंड लॉ फॉलो करना होता है, यही है रूल 11। आइए समझते हैं क्वेश्चन 12 को। व्हाट इज द रिपोर्टिंग लिमिट फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम अ नियर रिलेटिव ऑन अ वेडिंग ओकेजन? नो ऑफिशियल डीलिंग्स। ग्रुप ए ऑफिसर को वेडिंग ओकेजन पर नियर रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव होने पर रिपोर्टिंग लिमिट क्या है जब ऑफिशियल डीलिंग्स नहीं है? तो ऑप्शन है 7,500, 15,000, 25,000, 1,500। तो ग्रुप ए ऑफिसर के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25,000। ग्रुप बी ऑफिसर के लिए 15,000 और ग्रुप सी एंड डी ऑफिसर के लिए 7,500। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में वेडिंग ओकेजन और नियर रिलेटिव दोनों स्पेसिफिकली मेंशन है। कंडक्ट रूल्स में
गिफ्ट्स के प्रोविजंस को समझते वक्त गिफ्ट की वैल्यू के साथ साथ ओकेजन और पर्सन गिविंग द गिफ्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। A Group C servant must obtain sanction to accept a gift from a person having no official dealing if the value exceeds। ग्रुप सी एम्प्लॉय सर्वेंट को ऐसे पर्सन से गिफ्ट रिसीव करने पर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट कब आती है जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है। तो अगर वो 1500 से ज्यादा गिफ्ट लेता है या 500 या 7500 या 2000, तो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 500 और ए और बी के लिए 1500। तो ये ध्यान रखिएगा। अंडर रूल 15 अ गवर्नमेंट सर्वेंट में अंडरटेक विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट प्रीवियस सैंक्शन। रूल 15 है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और क्वेश्चन है रूल 15 के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट बिना प्रीवियस सैंक्शन के क्या अंडरटेक कर सकता है। ऑप्शन है एंगेज इन एन इंश्योरेंस एजेंसी मैनेज्ड बाय अ फैमिली मेंबर, अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ अ सोशल और चैरिटेबल नेचर, होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस इन अ लोकल बॉडी, पार्टिसिपेट इन अ प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड वीडियो मैगजीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑनररी सोशल और चैरिटेबल वर्क। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट जनरली रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हर आउटसाइड एक्टिविटी ऑटोमेटिकली अलाउड नहीं होती, लेकिन ऑनररी सोशल और चैरिटेबल वर्क रूल 15 के अंदर परमिटेड कैटेगरी में आता है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस। Regarding Rule 16, what is specifically defined as speculation in shares or investments? रूल 16 में शेयर्स और सिक्योरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में स्पेकुलेशन किसे माना गया है। ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट थ्रू अ लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। यहाँ इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना और शेयर्स को फ्रीक्वेंट बाय सेल करके स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करना सेम नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर किसी लाइसेंस स्टॉक ब्रोकर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट या आईपीओ खरीदना, ये कर सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंट परचेज और सेल जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब जनरली मना है ये कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। Rule 17 states that the burden of proving the insolvency was not result of extravagant habits lies on the। तो यहाँ सबसे पहले इंसॉल्वेंसी समझ लीजिए। इंसॉल्वेंसी होता है दिवालिया होना, मतलब आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कर्ज में है या फिर लोन ले चुके हैं बहुत सारा, और इंसॉल्वेंसी वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट, मतलब आपका कर्ज में होने का कारण एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट नहीं है। ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट्स मतलब फजूल खर्ची हो गया, शान शौकत पे खर्चा करना, मतलब या जुआ पे खर्चा करना, शराब पे पैसा उड़ाना, या फिर दिखावेबाजी में पैसे खर्च करना। आपका दिवालिया होने का कारण ये सब नहीं है। ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो ऑप्शन है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट खुद, या फिर क्रेडिटर या कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 17 कहता है सीसीएस कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। अगर हो भी गया हो तो उसको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट चेक करेगा ये दिवालिया क्यों हुआ। मतलब रूल 17 में लिखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ गवर्नमेंट सर्वेंट पर ही है। मतलब अगर तुम दिवालिया हो गए तो तुम्हें ही प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मैं फजूल खर्ची की वजह से दिवालिया नहीं हुआ, बल्कि हो सकता है बीमारी या एक्सीडेंट या कोई मजबूरी थी, इस वजह से आप दिवालिया हो चुके हैं। डिपार्टमेंट को प्रूव नहीं करना कि तुमने पैसे उड़ा दिया, तुम्हें प्रूव करना है कि नहीं उड़ाए। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट अ रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपॉन। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिटर्न कब सबमिट करना होता है। ऑन देयर फर्स्ट अपॉइंटमेंट, एवरी प्रमोशन, एवरी ट्रांसफर टू डिफरेंट मिनिस्ट्री, रीचिंग एट द एज ऑफ 50। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट अपॉइंटमेंट। मतलब आपका अपॉइंटमेंट के वक्त ही आपको सारा मतलब डिटेल्स सबमिट करना होता है ऑफिस में, जो भी आपका एसेट्स या लाइबिलिटीज है आपके ऊपर। फॉर ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स द रिटर्न फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी सबमिटेड। ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिटर्न कब सबमिट करना होता है। वंस इन 5 ईयर, ओनली अपॉन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, एनुअली, ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन एसेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनुअली। ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स को अपनी और अपने फैमिली की सारी मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है। कब देनी होती है।
शायद हर साल 31 जनवरी तक देनी होती है, मतलब पिछले साल 31 दिसंबर तक की पोजीशन के हिसाब से 31 जनवरी तक शायद देना होता है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। इसको एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भी बोलते हैं। पहले अपॉइंटमेंट पर भी देना होता है और उसके बाद हर साल देना होता है। A transaction of movable property must be reported within 1 month if the value exceeds, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर किस लिमिट से एक्सीड करे तो ट्रांजैक्शन को 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट करना होता है। ऑप्शन से 50,000, 1 मंथ बेसिक पे, 2 मंथ बेसिक पे, 1 ईयर टोटल सैलरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 मंथ बेसिक पे, मतलब ऑप्शन सी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2 मंथ बेसिक पे से एक्सीड करती है तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन 1 मंथ के अंदर देनी होती है। अंडर रूल 18 है, प्रीवियस सैंक्शन इज मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए प्रीवियस सैंक्शन मैंडेटरी है? बाइंग अ मोटर कार इन इंडिया, एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया, सेलिंग अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो इसका सही आंसर होगा एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब रूल 18 के अकॉर्डिंग आप फॉरेन प्रॉपर्टी या फॉरेन रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब फॉरेन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब फॉरेन में मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फॉरेन में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी रहेगा। If a government servant requests sanction to vindicate an official act in court and receives no response, when is permission assumed? तो यहाँ विंडिकेट एन ऑफिशियल एक्ट इन कोर्ट, मतलब आप पे मान लीजिए कोई इसी तरह का आरोप लगा है ऑफिशियल काम के अगेंस्ट में, या आप पे कोई डिफेमेशन केस चल रहा है, तो उसको डिफेंड करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए आपको प्रायर सैंक्शन लेना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रूल 19 के अंदर कोर्ट में अपने ऑफिशियल एक्ट को डिफेंड करने के लिए सैंक्शन मांगता है और कोई जवाब नहीं आता, तो परमिशन कब मानी जाएगी? तो ऑप्शन है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, या परमिशन इज नेवर एज्यूम्ड, रिटर्न ऑर्डर इज मैंडेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आफ्टर 3 मंथ। अब इसमें 3 पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन के बिना अपने किसी ऑफिशियल एक्ट के खिलाफ हुए डिफेमेशन या केस के मामले में कोर्ट या प्रेस में नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट सैंक्शन या परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर डिसीजन देना होता है। और लास्टली ये समझ लीजिए कि अगर 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट कोई डिसीजन कम्युनिकेट नहीं करती या परमिशन रिफ्यूज, मतलब मना नहीं करती है, तो ये मान लिया जाता है कि परमिशन मिल गई है। तो यही है रूल 19। क्वेश्चन 22 है, अंडर रूल 21 व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिंग अ पर्सन ऑफ अनदर नेशनलिटी, मतलब रूल 21 के हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे देश के नागरिक से शादी करता है तो क्या रेस्ट्रिक्शन है? ऑप्शंस है, it is strictly prohibited, they must resign immediately, they must forthwith intimate the fact to the government, they must obtain the president's permission 6 months in advance। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दे मस्ट forthwith intimate the fact of the government। रूल 21 के हिसाब से एक गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे देश के नागरिक से शादी कर सकता है, मतलब मना नहीं है, पर शर्त यह है कि शादी के तुरंत बाद गवर्नमेंट को लिखित में बताना पड़ेगा। अ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूल दूसरी शादी वाले रूल, मतलब रूल 21 का 2 से अलग है। वहाँ परमिशन लगती है, यहाँ रूल 21 1 में सिर्फ विदेशी से शादी के लिए है और सिर्फ यहाँ इंटीमेट करना होता है। क्वेश्चन 23 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल 22 इंटॉक्सिकेंट्स व्हाट डज पब्लिक प्लेस मीन्स, मतलब पब्लिक प्लेस का क्या मीनिंग है? रूल 22 इंटॉक्सिकेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक प्लेस का क्या मतलब है? ऑप्शन है ओनली गवर्नमेंट ओन्ड बिल्डिंग्स, एनी प्लेस और प्रीमाइसेस टू विच पब्लिक हैज एक्सेस इंक्लूडिंग अ कन्वेंस, ओनली ओपन पार्क एंड रोड्स, ओनली प्लेस वेयर एंट्री इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी प्लेस और प्रीमाइसेस टू विच पब्लिक हैज एक्सेस इंक्लूडिंग अ कन्वेंस। मतलब रूल 20 कहता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक प्लेस पर नशीली हालत में नहीं दिखना चाहिए। और इसमें पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? पब्लिक प्लेस कोई भी जगह या परिसर जहां पब्लिक जा सकती है। इसमें कन्वेंस मतलब बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी भी आता है। चाहे वो जगह सरकारी हो या प्राइवेट, फ्री हो या टिकट वाली, अगर पब्लिक वहां जा सकती है तो वो पब्लिक प्लेस है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन पे।
विच रूल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब कौन सा रूल 14 साल के कम उम्र के बच्चों की नौकरी करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन है 3B, 13A, 22A, 15। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूल 22A। रूल 22A कहता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 14 साल के कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकता, चाहे वो अपने घर के काम के लिए हो, ऑफिस में हो या किसी और जगह। मतलब ये चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए है। तो दोस्तों, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का टॉपिक यही खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो मतलब आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।